अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है, आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरीके से ईरान के खिलाफ होने वाले हमलों को एक लिहाज से सपोर्ट करता भी नजर आता है। जिस तरीके से वो कह रहा है कि जनाब उनके ऊपर ऐसे हमले होने चाहिए, इस तरीके से वहाँ रजीम चेंज होनी चाहिए। बड़ा दोहरा किरदार है इस वक्त भारत का। एक तरफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है, दूसरी तरफ इजराइल की जो है हमायत की जाती है ईरान के ऊपर। देखें, ये ईरान के साथ पहले इनका बड़ा शीरो चक्कर चल रहा था और बाकायदा वीज़ा फ्री जो है वो एंट्री पॉलिसी भी थी। उसके बाद जब ईरान और इजराइल जंग हुई, उसके अंदर जब इनके एजेंट पकड़े गए, तकरीबन गालिबन 78 एजेंट पकड़े गए, उसके बाद जो है सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई। फिर चाबहार से भी जो है वो राह फरार इख्तियार किया और साथ ही साथ जो है अब मेरे ख्याल में वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो बहुत सख्त कर दी गई हैं ईरान ने भारतीय लोगों के लिए। अब भारत जो है वो भागा दौड़ा दौड़ा, क्योंकि उसको ये नजर आ रहा था कि ये मामलात जो है वो कहीं सुलझने वाले हैं और अमेरिका के साथ कोई शायद डील ना हो जाए और एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसके हवाले से, अफसूदगी के हवाले से कोई मामला तय ना पाया जाए। क्योंकि मेरी जो इस टाइम पे अली लारेजानी साहब से बात हुई, उसके अंदर मुझे काफी उनके मौकफ में लचक नजर आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई जो डील है वो इस हवाले से जो है वो हो जाएगी। लेकिन नतीजा जो है वो ये हुआ कि नरेंद्र मोदी भागा और नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा कि तुम फौरन जो है ईरान के ऊपर हमला कर दो, उधर से हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए एंगेज करेंगे ताकि पाकिस्तान जो है अपनी मिलिट्री मसल जो है वो ज्यादा एग्जॉस्ट कर ले अफगानिस्तान में और फिर हम पाकिस्तान को जो है जरा हमारे लिए पकड़ना आसान हो जाएगा। और इस दौरान अगर अमेरिका इस खित्ते से निकल गया तो फिर ना तुम्हारे काबू ईरान आएगा और ना हमारे काबू पाकिस्तान आएगा। इसलिए वो इंगेज करना चाहते थे इंडिया अमेरिका को। और मेरा अभी भी ये जो मेरी इतलात हैं उसमें पहल इजराइल की जानिब से की और अमेरिका को मजबूरन जो है इसमें अब कूदना पड़ा। और यही वजह है कि उन्होंने जितने भी अटैक्स किए हैं अभी वो नेवल बेसिस से, उन्होंने अपने नेवी से नहीं किए, यानी कि वो जो वॉरशिप्स जो इस टाइम पे 2 बहरी बेड़े वहां पार्क्ड हैं उनसे नहीं किए, बल्कि उन्होंने जो है अपने दीगर बेसिस से किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया है। अब ये जो बात इसके अंदर है, हमें ये बहुत बड़ी गौर करनी चाहिए कि ये भारत का जो किरदार है वो क्या है। भारत का किरदार ये है कि जो कल ड्रोन आए पाकिस्तान के अंदर, एबटाबाद के अंदर, सवाबी में और नौशहरा के अंदर, ये तमाम के तमाम इजरायली मेड जो थे ये ड्रोन थे और भारत ने ये अफगानिस्तान को दिए हुए हैं। अब इजराइल का और इंडिया का और अफगानिस्तान का एक नेक्सस बड़ा खुल के सामने आया है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की बात भी हमें समझ नहीं आती। और वो ये है कि जब एक तरफ वो उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो खुद कहती हैं कि इस टाइम पे 26 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तालिबान रिजीम बैठी हुई हैं और फिर भी वो उनको जो है $40 मिलियन हर हफ्तावार जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ये बात जरा बड़ी अजीब है। और साथ ही साथ $7.25 खरब का असला भी अफगानिस्तान में छोड़ गया जो दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। अब इन जो रशियन रिपोर्ट जिसका जमील साहब जिक्र कर रहे थे, और मैं भी ये समझता हूं कि जमील साहब की ये जो बात दुरुस्त है, क्योंकि मैं भी यही खदशा महसूस कर रहा हूं कि ये जो एक सिलसिला जिस तरीके से इनको ट्रैप किया गया है, और ये ट्रैप करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू और जो बुचर ऑफ गुजरात है नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है अमेरिका की माइट को इस्तेमाल करने के लिए। अब जो रशियन रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे ड्रग स्मगलिंग है, जो कि सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो मेथ और आइस है, वो उसका महवर जो है वो अफगानिस्तान है। अब उसके बावजूद उनकी सपोर्ट करना और भारत जो है जाके आउट ऑफ द वे उनकी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी भारत के साथ दिफाई मुआहदा भी अमेरिका का होता है और जो ट्रेड टैरिफ है वो भी 18% कम हो जाता है। लगता यह है कि पाकिस्तान जो है वो निशाना है और ईरान एक बहाना है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो अभी गोल्डन ईगल एक्सरसाइजेज हुई थी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी, उनमें से 80% जो जहाज थे पाकिस्तान एयरफोर्स के वो सदरन यानी कि बलोचिस्तान की तरफ जो है एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई, जबकि खतरा तो हमें जो है हमेशा इंडिया से रहा है। तो फिर हमने एक वक्त में यहां क्यों किया? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री हायरार्की है उसको इस बात का बखूबी इदराक है कि हमें खतरा जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है। क्योंकि एक मुल्क जो कि न्यूक्लियर का हसूल चाहता है, एक मुल्क जिसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पाकिस्तान से कहीं इंफीरियर है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी सुपीरियर है और साथ ही साथ पाकिस्तान का
न्यूक्लियर जो है वो डिक्लेयर्ड मुल्क है, तो पाकिस्तान को कैसे ये स्पेयर करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो ये बात बड़ा वादे कह चुका है कि पाकिस्तान से उसको थ्रेट है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। लेकिन पाकिस्तान जो इस टाइम पे सफारतकारी की कोशिश कर रहा है और मिलिट्री डिप्लोमेसी को मेरे ख्याल में इंटैक्ट करना चाहिए, जिस तरह माजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जब हमारे फील्ड मार्शल गए तो बिल्कुल उसके ठीक। बाद अगले दिन हमने देखा कि वॉर जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन मैं आखिरी बात करके कि देखिए याद रखें कि ये जो वॉर होती है ये कभी भी जो है वो शॉर्ट और प्रिसाइज नहीं हुआ करती, बिल्कुल ठीक ये है। कोलैटरल डैमेज लेके आती है। और आप देखें कि इराक के अंदर जब ये गए तो कहा कि जी वॉर शॉर्ट होगी, लेकिन उसमें कई साल लग गए। अफगानिस्तान गए तो इन्होंने कहा कि जी वो हम चंद दिनों की बात है, जबकि 20 साल लग गए। तो ये वॉर जाना अपनी मर्जी होती है, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई तो ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं इस रीजन के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगी, और फिर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसके अंदर कूद पड़ेंगे। ईरान की जो मैं नहीं कहूंगा कि ईरान की मोहब्बत में, लेकिन अपने असले को टेस्ट करने के लिए वो जरूर कूद पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। जमील अहमद साहब, प्रोलॉन्ग होगी जंग, फिर अमेरिका और इसराइल के जो मकासद है वो कहां तक अचीव करके ये जंग खत्म हो सकती है? रजीम चेंज क्या बुनियादी मकसद होगा ईरान के अंदर? नहीं, रोड मैप तो बिल्कुल दे दिया ना। आज इससे पहले भी आते रहे हैं बयानात, लेकिन आज तो जो चंद घंटे पहले स्पीच की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आखिरी जो इख्तितामी अपनी बात की है कि ईरानियन लोगों, आप जो है बस हम जब फिनिश करें, जब हम ये खत्म करें अपना ऑपरेशन, तो आप बस तैयार रहो और आप जाके टेक ओवर कर लो। तो रिजीम चेंज तो है, लेकिन रिजीम चेंज करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक वाहिद मुल्क था इस वक्त जो खुले आम आंखें दिखला सकता था इसराइल को, और इसराइल को दुनिया में और कौन सा ऐसा मुल्क था पूरी दुनिया में इस वक्त जो कि खुलेआम आंखें दिखला सकता, जो कि अस्करी लिहाज से भी और बाकी लिहाज से भी, अपने प्रॉक्सीज के लिहाज से, तो उसकी मज़ाहमत को वो खत्म करना चाहते हैं। ये और बात है कि दुनिया में नजरियात मरते नहीं, ये और बात है कि अंडरग्राउंड फिर मूवमेंट शुरू हो जाती है। जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, इस तरह के उनके प्रॉक्सीज जब एक्टिवेट होंगे, वो समझ रहे हैं नेतन्याहू और बाकी जो असेसमेंट दे रहे होंगे अमेरिकन कि शायद वो अदमुए हो गए हैं या उनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इसी तरह सीरियन मिलिशिया हो गया या इराकी मिलिशिया हो गया, होती उन्हें तो आज भी बयान दिया है कि हम तो बाबुल मंदाल तक जो है वो इसको बंद कर सकते हैं और हम तो वहां के जहाजों को निशाना बनाएंगे, और उनके पास काफी स्टॉक पाइल्स हैं। जिस तरह रिपोर्ट आ रही है, होती मैं खुद भी यमन में तैनात रहा हूँ, होतियों से मैं मिलता रहा हूँ, सदा में और बाकी जो उनके प्रोविंसेस हैं, मुझे मालूम है कि वो न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि बड़े कठिन किस्म के लोग हैं। बहरहाल उससे कता नजर कि ये सारे प्रॉक्सीज अगर एक्टिवेट हो गए तो वो जाहिर है पूरे खत्ते में एक भौचाली कैफियत तो आ जाएगी। तो रहा सवाल कि आपने सवाल किया कि उसका मुख्तसरन फिर मैं कंक्लूडिंग लिहाज से ये बात कर लूं कि उनके अहदाफ जो हैं वो अमेरिकन कहते हैं कि हमारे अहदाफ बड़े सिंपल हैं कि हमें अमेरिकन को आइंदा कभी कोई खतरा ना रहे, और इसका मतलब अमेरिका, और मैं कहता रहा हूँ अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका, और इसके पीछे बहुत सारी मवाद मौजूद है, बहुत सारे आर्गूमेंट मौजूद हैं। तो वो इजराइल भी यही चाहता था कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के काबिल ईरान अगले कई दहाइयों तक ना आ सके। तो ये तमाम, और फिर वो चार्जशीट जो उन्होंने दी पूरी ईरान को, उसको अगर देख लें, लेकिन असल बात यह है कि जो इनरिचमेंट वाली बात थी, मिसाइल्स वाली बात थी, या तमाम बातें जो थी वो इसीलिए थी कि ईरान उनको आंखें दिखला सकता था और ईरान जो है वो उनके सामने खड़ा होता था और कोई मुल्क नहीं। अब बिल्कुल सही है ये कि इसके बाद ताकतवर मुल्क कौन से रह जाते हैं जो खटकते हैं उनकी आंखों में? तुर्की और पाकिस्तान सरे फहरिस्त। ये बात तो दुरुस्त है, कोई ढकी छुपी इसमें लगी लिपटी बात तो है नहीं। ये तो अच्छी बात है कि जो हम मार्का हक के बाद जिस लिहाज से अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट कर रहे हैं, तो अब तक कम से कम किसी को कोई ये बहाना नहीं है। हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी जो कमजोरी है और हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी कबाहत है हमारे साथ, वो ये है कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट अगर मिलाएं तो वो पहाड़ बन के हमारे सर पर खड़े हुए हैं। कोई 361 के करीब
बिलियन के करीब सारे बन जाते हैं डॉलर्स, तो वो बहुत ज्यादा हैं। और हमारी मईशत के हिसाब से तो ये हमारे दुश्मन चाहेंगे कि ऐसे हालात गिरदोनवा में हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ या चाहे बाकी किसी मामले में, तो उस लिहाज से ताकि ये अमेरिका जिस तरह इंडिया और नरेंद्र मोदी का ये जो नेक्सस है नेतन्याहू के साथ, तो वो तो चाहेगा, इंडिया तो चाहेगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लीड करे, जिस लिहाज से करे, इकोनॉमिकली करे, वेस्टर्न बॉर्डर से करे, ईस्टर्न बॉर्डर से करे, और या किसी जगह उलझा के करे। तो ये तमाम चीजें तो उसकी तो ख्वाहिश है, जिस तरह इजराइल की ख्वाहिश है फिलहाल वक्ती तौर पर जाहिरन ईरान, और बाद में तो बता दिया आपको कि और कौन कौन निशाना हो सकता है। लेकिन फिलफौर जो है मोदी की एक जो पॉलिटिकल कैपिटल का बेड़ा गर्क हो गया मार्का हक के बाद, और जो उसकी हजीमत है उसको मिटाने के लिए और अगले इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी को जिताने के लिए उसको कुछ ना कुछ ट्रॉफी चाहिए। तो अब जाके वो तो इजराइल के साथ हम आहंगी करने की न सिर्फ कोशिश करेगा, वो जप्पे मार मार के उनके साथ जितनी ज्यादा नेक्सेस बढ़ा सकता है वो बढ़ाएगा उसके साथ। और वो उसका शाखसाना हमें नजर आ गया, उसके असरात हमें नजर आ गए। वो जो ड्रोन की सूरत में जो आपने देखे कि एबटाबाद तक पहुंच गए और आइंदा, तो कहने का मकसद ये है कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। इन सारी चीजों के पीछे पसे पर्दा काफी होमवर्क किया गया है इंडिया के तरफ से। ये तो जाहिरी तौर पर ठीक है, एक मुलाकात थी, वो अपनी जगह पर थी, कुछ एग्रीमेंट हो गए। कैंसेट में जो उन्होंने किया है उनके पार्लियामेंट में तकरीर की है, उसके जरा ऑप्टिक्स देख लें तो अंदाजा हो जाता है कि जैसे कि उनका जो है बिल्कुल ब्लड रिलेशन साथ में मिल गए हैं, क्योंकि नजरियात उनके मिलते हैं, बुचरी दोनों ने एक जैसी की हुई है। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान को जाहिर है उससे खतरा और खदशा तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा एसेट है वो पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत है, और उसी पे हमें नाज करना चाहिए, उसी की सपोर्ट में हमें मेहनत करना चाहिए कि हम अपने हर लिहाज से एक लिहाज से मजबूत रहें, मरबूत रहें, ताकि हमें ये दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि वो कोशिश करें कि हम हमारे साथ खिलवाड़ करने की। और इसके लिए हमें यकजा होके, हमें पूरी कौम, मिनहासुल कौम, अपनी तरक्की, अपनी मईशत, अपनी अस्करी कुव्वत, उसको बरकरार रखने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और काफी हमें इस मामले में अपनी डायरेक्शंस को बिल्कुल मुस्तहकम रखना पड़ेगा।